हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? कैसे चल रहे प्री बोर्ड के एग्जाम्स? गुड। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कर रहे हैं। जो लोग आज न्यू ज्वाइन हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का आज लास्ट डे है। पहले हम लोग ने थोड़ा थ्योरी पूरा कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद हम लोग ने क्वेश्चंस किए हैं। तो लास्ट 2 डेज से हम लोग ने क्वेश्चंस वगैरह कर लिए हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, लास्ट थर्ड डे आज का क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चंस जो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जो है वही हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो किसी को अगर डाउट हो तो चैट बॉक्स में मैं देख करके उसकी डाउट को क्लियर कर दूंगी, ओके। तो विजय भाव के नए सेशन को स्टार्ट करें। रेडी? कुछ नए क्वेश्चंस के लिए जो कि लास्ट ईयर के पेपर्स में आ चुके हैं वही क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ओके। आज ये कर लें, इसके बाद कल से न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है? रियल नंबर कर लिया है, पॉलिनोमियल्स कर लिया है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का आज लास्ट डे है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, अगर जिन्होंने आज फर्स्ट डे ज्वाइन किया है प्लीज वो मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके देख ले। सारे क्वेश्चंस मैंने उसमें सॉल्व किए हुए हैं और कुछ डाउट हो आप लोग मुझको मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, ओके। चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ आज के फिर कुछ और नए क्वेश्चंस, ठीक है। चलो रेडी? पीपीटी दिख रही है? चैट बॉक्स में लिख दो पीपीटी अगर दिख रही है तो। ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम न्यू क्वेश्चंस। ओके, चलो क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट ये 15 क्वेश्चंस है, ठीक है। इससे पहले 14 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ओके। अभी 15 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। जिसको भी आज न्यू जिन्होंने आज न्यू ज्वाइन किया है प्लीज वो प्रीवियस वीडियोस जो है उसमें जाकर के देख लेना। सारे क्वेश्चंस मैंने उसमें सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 क्वेश्चन। द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। if three students are extra in a row there would be one row less. if three students are less in a row there would be two more rows. find the number of students in the class. क्या कह रहा है इसमें? देखो ऐसे प्रेयर वगैरह होती है ना, प्रेयर में क्या होता है, रोज में ऐसे 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 करके बच्चे खड़े होते हैं और कुछ हर रोज में कुछ फिक्स स्टूडेंट्स होते हैं कि इतने फिक्स स्टूडेंट्स होंगे। तो कह रहा है कि 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा है इन अ रो इफ देयर वुड बी 1 रो लेस। जैसे मान लो अगर 5 रो बन रही है, ठीक है, तो अगर एक रो को कम कर दे, 4 रो कर दे सिर्फ, तो हर रो में क्या है, 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ठीक है। अगर पहले 5 रोज बना रहे थे, अब उसको मैं 4 रोज कर दे रही हूँ। 4 रोज करने पे क्या हो रहा है, 3 स्टूडेंट्स जो है वो एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं हर एक रो में। बात समझ आ रही है? मान लो पहले ऐसे 5 रो बनती थी, 1 2 3 4 5 रोज बनती थी, ओके। इन 5 रोज में स्टूडेंट्स खड़े हो रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं वो, अगर स्टूडेंट इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 1 रो लेस। एक रो को अगर हम कम कर देते हैं तो हर एक रो में 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हो जाएगा। समझ आ रही बात? एक रो को कम कर दिया, इस रो को कम कर दिया, फिर 4 रोज ऑनली करी अगर, तो हर एक में 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हो गया। ये 4 और 5 जस्ट मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जस्ट नॉट फिक्स की 4 और 5 ही होगा, मैं जस्ट एग्जांपल लेके क्लियर कर रही हूँ, ओके। अब क्या कह रहा है, 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो। अब रो में 3 स्टूडेंट्स को कम कर दिया जाए तो 2 मोर रोज होनी चाहिए, मतलब फिर 7 रोज हो जाएंगी। मतलब हर एक रो में से दो दो स्टूडेंट्स को कम कर, 3 स्टूडेंट्स को कम कर दिया जाए तो वो 2 रोज एक्स्ट्रा हो गई, मतलब 7 रोज हो गई। तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं पूरी क्लास में कितने होंगे। फिर ऐसे कि अभी तक हम लोग कर रहे थे, इसमें हमेशा हम लोग मानते ही रहते, सपोज करते रहते हैं, तो वैसे ही फिर हम लोग सपोज करके स्टार्ट कर लेंगे। क्या सपोज करेंगे इसमें? Just a minute, color change. Let us suppose, कहीं भी कुछ भी डाउट हो चैट में मैसेज कर देना, मैं देख के रिप्लाई कर दूंगी, डाउट क्लियर कर दूंगी, ओके। टेंशन नहीं लेने का है कि कैसे हुआ होगा, समझ में नहीं आ रहा, इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, कैसे होगा, चैट में मैसेज करो, मैं रिप्लाई कर दूंगी, ओके। क्या करें, सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या मान लिया हमने, x इंटू वाई मान लिया। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। x इंटू वाई क्यों मान रहे हैं? x अगर मान लिया कि रो है
और y जो है वो कॉलम है, ठीक है। अगर x रो है, y कॉलम है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थोड़े कितने हो जाएंगे, x इंटू वाई हो जाएंगे। इससे पहले एक लाइन ये भी लिख लो, लेट अस सपोज number of student, let us suppose number of rows, नंबर ऑफ रोज मान लेते हैं हम, x मान लें, और नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट इन ईच रो, इन ईच रो y मान लेते हैं, ठीक है। ये मान लिया, क्या होंगे, लेट अस सपोज नंबर ऑफ रोज x है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो ईच रो में y है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, x इंटू वाई। ये चीज क्लियर हो रही है ना। हमने सपोज कर लिया कि नंबर ऑफ रोज है x है, ठीक है। कितनी रोज हैं ये हमने x सपोज कर लिया, और हर एक रो में कितने स्टूडेंट्स है y हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, x इंटू वाई हो जाएंगे। इट इज क्लियर हो रही है। एक एग्जांपल समझ लो, अगर नंबर ऑफ रोज 3 है, ठीक है, हर एक रो में 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो स्टूडेंट्स हो गए 4 कितने हो गए, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12। चीज क्लियर हुई। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे फिर, x इंटू वाई। ये बात क्लियर हुई सबको। क्या किया हमने, पहले सपोज कर लिया नंबर ऑफ रोज x है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो मान लिया कि y है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, x इंटू वाई हो जाएंगे। क्लियर हो रही बात। अब फर्स्ट केस में जो कह रहा है उसको करके चलते हैं। केस 1 क्या कह रहा है वो, the students of a class are made to stand in a row if 3 students are extra in a row। एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है 3 एक्स्ट्रा हो गए, तो अभी तक हमने कितना माना था, y है, तो y में 3 एक्स्ट्रा हो गए, तो मीन्स y+3 कर दें, ठीक है। एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 1 रो लेस, एक रो कम हो गई, मतलब क्या हुआ, x-1 हो गया। ये इजिकल, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट तो फिक्स है ना, वो तो नहीं चेंज हो रहे, जैसे इसमें हम कर रहे थे, हर एक रो में 4 स्टूडेंट्स है, 3 रोज है, तो चाहे ऐसे अरेंज करो, चाहे ऐसे, चाहे 4 रोज बना लो, उसमें 3 स्टूडेंट्स को अरेंज कर दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 12 ही रहेंगे ना। अगर मैं 3 रोज ले रही हूँ, हर एक रो में 4 स्टूडेंट्स ले रही हूँ, 4 स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 12 हो गए। अब मैं अगर 4 रो ले ली, 4 रो ले ली और हर एक में 3 स्टूडेंट्स कर दिए, तब भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 4 होंगे। मतलब क्या है, x इंटू वाई। तो यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, इसमें भी x इंटू वाई। इट इज क्लियर हो रही है कैसे किया। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे देखो, एक मिनट, क्या किया हमने, पहले सपोज कर लिया नंबर ऑफ रोज, सपोज कर लिया x है, क्लियर हुआ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो का सपोज कर लिया कि y है, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, x इंटू वाई। जैसे कि अभी मैं समझा रही हूँ कि अगर 4 रोज हैं, हर रो में 3 स्टूडेंट है, 12 स्टूडेंट्स हुए। अब अगर 3 रोज कर दी मैंने, 3 रोज कर दी, तो हर एक में 4 स्टूडेंट्स कर दिए, स्टूडेंट्स बढ़ा दिए ना, स्टूडेंट्स को ऑक्यूपाई करने की जगह चाहिए ना, 4 स्टूडेंट्स कर दिए, तब भी 4 3 12 हुआ। तो नंबर ऑफ रोज और हर एक रो में कितने स्टूडेंट हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अब केस 1 में क्या है, 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, देयर वुड बी 1 रो लेस। 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा कर दिए एक रो में, तो एक रो में 3 एक्स्ट्रा कर दिए, मतलब y+3 हो गया, तो 1 रो लेस हो गई, एक रो कम हो गई, x-1 कर दिया, इजिकल्स टू x इंटू वाई। ठीक है, क्लियर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम ही रहेंगे ना। ये केस 1 क्लियर है, किसी को नहीं क्लियर है तो मुझे मैसेज करो चैट बॉक्स में, नहीं क्लियर है तो, ठीक है। चलो इसका केस 2 ले लेंगे, इसके बाद फटाफट केस 2 ले लो। केस 2 क्या कह रहा है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, रो में 3 स्टूडेंट्स को लेस कर दिया, मतलब y-3 कर दिया। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, देयर वुड बी 2 मोर रो, रोज बढ़ गई, रोज इंक्रीज हो गई, तो मतलब x+2 हो गया ये। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम ही रहेंगे ना, तो ये इक्वल्स टू xy हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है सबको, कैसे मैंने केस 1 केस 2 लिखा है। कोई डाउट हो तो प्लीज मैसेज करके पूछो मुझे। सेकेंड वाले में क्या किया, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, मतलब एक रो में 3 स्टूडेंट्स लेस कर दिए, मतलब y-3 कर दिया, देयर वुड बी 2 मोर रो, 2 मोर रो मीन्स x+2 हो गया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम ही रहेंगे, x इंटू वाई, तो x इंटू वाई कर दिया। अब इसको फटाफट सॉल्व करके देख लेते क्या आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये x इंटू वाई
माइनस वाई प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू x इंटू वाई। ये कैंसिल आउट कर दें, कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, ऐसे सेकंड वाले को फटाफट सॉल्व कर ले। यहाँ से क्या आ जाएगा x इंटू वाई प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू x इंटू वाई। एक्स इंटू वाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या बचा 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 6। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल लोगे। क्लियर? कोई डाउट? इक्वेशंस कैसे बनाएं इसके लिए किसी को कोई डाउट है? नहीं? चलो अब इस इक्वेशन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ये तो फटाफट इजी सा है, कैसे करना इक्वेशन सॉल्व। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरा क्या था 2y माइनस 3x 2y माइनस 2y माइनस 3x, तो माइनस 3x पहले लिख लूं कटने के इजी रहेगा। माइनस 3x और प्लस 2y इज इक्वल टू कितना था 6। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हो गई। ये वाली फर्स्ट थी और ये वाली सेकंड थी। ओके, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को लिख लिया। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो सिंपल सा है। अगर दोनों को ऐड कर दें, अगर 1 प्लस 2 कर दें, 1 प्लस 2 करेंगे सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2y माइनस वाई कितना बचेगा y इज इक्वल टू 9। मतलब क्या हुआ, ईच रो में कितने स्टूडेंट्स हो गए 9। ईच रो में हमने बोला था ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो हमने सपोज किया था y है, तो ईच रो में स्टूडेंट्स कितने हो गए 9। अब हम x की वैल्यू निकाल लें। पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y एग्जाम में प्रॉपर पूरा लिख के करना है, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ y इन 1 1 में y की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 3। यहाँ से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 4। मतलब नंबर ऑफ रोज आ गई 4 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो आ गए 9। ठीक है, इसमें निकालना क्या है क्वेश्चन में हमें, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हमने यहाँ पे निकाले, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने निकाले x इंटू वाई। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x इंटू वाई क्यों थे, क्योंकि नंबर ऑफ रोज x थी और हर एक रो में स्टूडेंट्स कितने हैं y हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे x इंटू वाई। तो यहाँ से बस x इंटू वाई निकाल दोगे तो आंसर आ जाएगा फटाफट। बस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास कितने हो जाएंगे, क्लास या स्कूल जो भी, क्लास था या स्कूल था, हाँ क्लास था, तो 4 इंटू 9 36। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होगा 36 होगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई डाउट्स में, क्लियर हो गया पक्का, कोई डाउट नहीं है ना। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर किसी को डाउट है, किसी लेट ज्वाइन किया है, फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जरा फटाफट देखो। क्या था, स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो there would be 1 row less. If 3 students are less in a row there would be 2 more rows. Find the number of students in the class. ठीक है, तो क्या हमने पहले सपोज कर लिया नंबर ऑफ रोज जो है x है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो y है, ये सपोज कर लिया। ठीक है, क्योंकि हमेशा हमें अलजेब्रा में कुछ ना कुछ सपोज करना ही पड़ता है आंसर निकालने के लिए। अलजेब्रा की स्टार्टिंग इसी से होती है, सपोज 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 करके। ठीक है, सपोज करिए नंबर ऑफ रोज x है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो y मान लिया। इसके बाद क्या किया हमने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे x इंटू वाई हो जाएंगे। जब रोज x है, हर एक में वाई वाई स्टूडेंट है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे x इंटू वाई। ये क्लियर है सबको। अब इसका केस 1 क्या है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा है 1 रो में, मतलब क्या हुआ y प्लस 3 हो गया। देयर वुड बी 1 रो लेस, 1 रो लेस मींस x माइनस 1 हो गया, एक रो कम हो गई। ये कि नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम ही रहेंगे ना, तो इज इक्वल्स टू x इंटू वाई हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करके हमने एक इक्वेशन निकाल ली है, रीअरेंज कर, सॉल्व इसको रीअरेंजिंग करेंगे, रीअरेंज करके हमने एक इक्वेशन बना ली। अब इसका सेकंड में क्या करें, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो मतलब y माइनस 3 हो गया। देयर वुड बी 2 मोर रोज। ठीक है, रोज हो गई 2 इंक्रीज हो गई, यहाँ से x प्लस 2 y माइनस 3 इज इक्वल टू x इंटू वाई हो गया।
यहाँ से हमने एक और इक्वेशन निकाली, अभी इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। बस इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर लिया, ये इसको सॉल्व करके इन दोनों को ऐड कर लिया, ऐड करके यहाँ से y की वैल्यू निकाली, y मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, y की वैल्यू आ गई। फिर x की वैल्यू निकाली मीन्स नंबर ऑफ रोज आ गई। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई करके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लिए। ठीक है, किसी को डाउट हो तो चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लो। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, और नोटबुक निकालो, अपनी नोटबुक में प्रॉपर क्वेश्चंस करो सॉल्व, ठीक है ना। मैं बार बार कहती हूँ, मैथ्स के क्वेश्चन तो खुद से नहीं लगाओगे तब तक नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब 16 क्या कह रहा है इसमें, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम। इस तरह क्वेश्चन मैंने किया था, लास्ट से क्लास में किया था इस तरह क्वेश्चन एक, ठीक है। देखते हैं कौन कौन कर पाता है, मुझे करके चैट बॉक्स में आंसर बताओ इसका, कौन कौन कर पा रहा है। रितु कैन रो downstream 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of current. मतलब क्या कह रहा है, जब ये नीचे की तरफ ऐसे जा रहे हैं ऐसे ये, ठीक है, तो नीचे की तरफ जा रहे हैं तो क्या है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है। और जो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं ऐसे ये, तो क्या है ये 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ऊपर की तरफ का मतलब क्या है, पानी ऐसे बह रहा है, ठीक है। और ये जो ऋतु जा रही है वो ऐसे जा रही है, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी ना, जो जिस स्पीड से जा रही थी, पानी का बहाव इस तरफ है तो स्पीड की कम हो जाएगी। और जब नीचे की तरफ ही जा रही है, पानी का बहाव भी नीचे की तरफ है, तो ऑब्वियसली स्पीड बढ़ जाएगी। इट इज क्लियर हो रही है ना। जब ऊपर जाएगी, पानी नीचे की तरफ आ रहा है, तो स्पीड उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। जब नीचे आ रही है, पानी भी नीचे ही ऐसे की तरफ आ रहा है, तो स्पीड उसकी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। तो सपोज कर लेते हैं हम लोग, लेट अस सपोज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एक्स है, ठीक है। और उसको क्या मान ले, दूसरे वाले को, लेट अस सपोज स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड हमने वाई मान ली, ठीक है। सपोज कर लिया स्पीड ऑफ रोरिंग इन स्टिल वाटर एक्स है, और स्ट्रीम की स्पीड सपोज कर लिया वाई है, ठीक है। मतलब जो ऋतु चला रही है जो भी है, उसकी स्पीड जो है वो एक्स है, और स्ट्रीम की स्पीड जो है वो वाई है, ये हमने सपोज कर लिया। ओके, तब अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम, जल्दी फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी। हम्म, आप स्ट्रीम ऊपर जा रहे हैं तो मतलब स्पीड कम हो जाएगी ना, क्योंकि वाटर नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रही है, स्पीड कम हो जाएगी, मतलब क्या हुआ, एक्स माइनस वाई हो जाएगी, ठीक है। क्लियर। फिर डाउन वाला लिख लो, डाउन की क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये चीज क्लियर हुआ कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कैसे लिखा मैंने, ये चीज क्लियर हुआ, कोई डाउट इसमें। देखो अपस्ट्रीम कैसे लिख रहे हैं, जब ऊपर जाएगी, पानी नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसकी स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा ना। जब पानी के अपोज में आप जाते हो, वाटर के अपोज में आप जाते हो, तो आपको अधिक फोर्स लगाना पड़ता है ना, मतलब उस समय आपकी स्पीड कम हो जाती है, तो एक्स माइनस वाई हुआ। जब डाउन की तरफ आ रही है, तो वाटर भी फ्लो उसकी ओर कर रहा है, उसको भी उसी ओर जाना है, तो क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, तो वो एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक फॉर्मूला हम लोग पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पता है ना फॉर्मूला, साइंस का फॉर्मूला पता है ना, साइंस के मैथ्स में भी कई बार यूज करते हैं इसको, पता है ये, ठीक है। अब बस इस फॉर्मूले में रख देते हैं, स्पीड क्या है आपकी, जब अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो क्या है एक्स माइनस वाई, डिस्टेंस क्या है आपका, जब अपस्ट्रीम जा रहे हैं, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जाने में डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर है, और टाइम कितना लग रहा है 2 आवर्स। ये दिया हुआ ना 4 किलोमीटर, ये वाला दिया हुआ है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स,
वीडियो नहीं दिख रहा है, जस्ट अ मिनट, एक मिनट चेक करती हूँ। जस्ट अ मिनट। अभी दिख रहा है? ठीक है, चलो ठीक है, दिख रहा है मतलब। कहाँ थे हम लोग? थैंक यू अपडेट देने के लिए कि वीडियो नहीं दिख रहा है। अभी ठीक रहा है ना वीडियो? मैं दिख रही हूँ ना ठीक ठाक? चलो, दिख रही हूँ। अब क्या हुआ? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड क्या है? एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई क्या है? जब आपकी तरफ जा रहे हैं, आपकी तरफ जा रहे हैं, स्पीड क्या हो जाएगी? एक्स माइनस वाई। और आपकी तरफ के लिए क्या लिखा हुआ है इसने? 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4/2 हो गया। इसका मतलब कितना हो जाएगा? ये कट कर दें, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया। ये आपकी ये वन इक्वेशन बन गई एक। ये क्लियर हुआ? किसी को डाउट? ये तो हुआ अपस्ट्रीम के लिए। अब डाउन स्ट्रीम के लिए कर दोगे, यहाँ तो फॉर अपस्ट्रीम, फॉर अपस्ट्रीम। एग्जाम में जितना आप प्रॉपर लिख के करोगे, क्लियर करोगे, एग्जामिनर को जरा भी कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, उतना ही अच्छा और उतना ही इजीली एग्जामिनर के हाथ से मार्क्स निकलते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर साफ सुथरी कॉपी रखना है, कहीं कट्टम पुट्टम नहीं करना है, और स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलना है कि हम क्या कर रहे हैं। एग्जामिनर को आपका दिमाग का जो भी है वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, दिमाग का दिमाग में नहीं रखना, उसको कॉपी पे उतारना है। ओके, चलो फॉर अपस्ट्रीम हमने लिख लिया। फॉर डाउन स्ट्रीम लिखेंगे अब। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम के लिए क्या है हमारा? स्पीड क्या है? नीचे आ रहा है, तो x प्लस वाई है। क्या हो जाएगा? ये x प्लस वाई स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर्स। 20 किलोमीटर्स कितने टाइम में कर रहा है? 2 आवर्स में। ओके, तो कैंसिल व्हाट 10, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, ये दो इक्वेशंस बन गई। दो इक्वेशंस में किसी को डाउट कैसे बना है? ठीक है ना? अब बस इन दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो और x और y की वैल्यू निकाल लो। क्या था इक्वेशन? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और दूसरा था, दूसरा इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये दो इक्वेशंस थे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12, x इज इक्वल टू 6 आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आपकी रोरिंग इन स्टिल वाटर, मतलब जो ऋतु है उसकी स्पीड का आ गया आपका 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब आपको दूसरा क्या निकालना? वाई की वैल्यू निकालनी है। वाई क्या है आपका? स्ट्रीम की स्पीड है, उसकी वैल्यू निकालो। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? वाई इज इक्वल टू 10 - x, तो ये हो जाएगा 10 - 6, 10 में से 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा वाई की वैल्यू। ठीक है, इस तरह से हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली, और यही उसने पूछा था क्वेश्चन में। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोरिंग स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड बोल रहा था स्टिल वाटर में, वो भी निकालना था, और स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ करंट कितना हो जाएगा? वाई, स्पीड ऑफ करंट मतलब स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितना हो गया? वाई। वाई की वैल्यू आपने निकाल ली है 4 किलोमीटर, तो करंट की स्पीड हो गई 4 किलोमीटर, और जो ऋतु है उसका स्टिल वाटर में स्पीड कितना हो गया? 6 किलोमीटर। ठीक है, किसी को डाउट इसमें? कोई डाउट तो बताओ, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ इसको। नोटबुक निकालो, उसे प्रॉपर लिखो। नोटबुक निकाल के बेटा, सिर्फ देखते मत रहना। नोटबुक निकालो, बार बार हर क्वेश्चन में बोलती हूँ, नोटबुक निकालो और उसमें करो। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें? ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोरिंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। हमने क्या कर लिया? सपोज कर लिया इसमें रोरिंग इन स्टिल वाटर, उसकी स्पीड कितनी है ऋतु की? x है। ठीक है, और जो स्ट्रीम वाटर की है, जो वाटर है उसकी स्ट्रीम कितनी, करंट की स्ट्रीम कितनी है? y सपोज कर लिया। ओके, तो जब अब स्ट्रीम जा रहे हैं तो उसको अपोज करना पड़ेगा, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? नेट स्पीड x माइनस वाई हो जाएगी।
जब डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो फ्लो भी इधर की तरफ है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में या अभी बहुत छोटे में भी पढ़ा है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। फॉर अपस्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा, स्पीड x माइनस वाई है, x माइनस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दे रखा है इसमें अप स्ट्रीम में, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो 4 किलोमीटर 2 आवर्स टाइम रख दिया। यहाँ से आपने इक्वेशन निकाल ली। फिर उसके बाद डाउन स्ट्रीम की बात आ रही, डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं। डाउन स्ट्रीम में क्या हुआ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना आपका 20 किलोमीटर है, तो 2 आवर्स में 20/2 10 हो गया। तो आपकी एक इक्वेशन ये निकल गई और एक इक्वेशन ये निकल गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, वही हमारी रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर, विदाउट कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में मैसेज करो, मैं आंसर दे दूंगी। ओके, नोटबुक निकालो, उसमें प्रॉपर इसको आप लिखो, इसको लिखो प्रॉपरली। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर कोई डाउट नहीं है ना इसमें, इस तरह क्वेश्चन वैसे भी हम लोग कर चुके हैं इस तरह क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. ठीक है, ऐसे हम लोग लाइब्रेरी में जाते हैं ना, बुक्स लेने के लिए लाइब्रेरी में जाते हैं, तो क्या होता है, एक पहले हमारा या तो कई स्कूल्स में लाइब्रेरी कार्ड बनता है, या तो आपको कुछ अमाउंट आपको फिक्स चार्ज देना पड़ता है उस लाइब्रेरी से बुक्स लेने के लिए। ठीक है, तो जो फिक्स अमाउंट देना पड़ता है वही यहाँ पे कह रहा है, वो फिक्स चार्ज है। ठीक है, वो चार्ज कितने दिन के लिए, फॉर फर्स्ट 3 डेज के लिए। 3 डेज तक आप अगर बुक लेते हो तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आपने अगर कोई जाते हो लाइब्रेरी में, स्कूल में भी लाइब्रेरी होगी, तो उसमें आप कार्ड इशू कराते हो, तो उस कार्ड इशू कराने के बाद जब कोई भी बुक लेते हो तो शुरू के 3 दिन, फर्स्ट स्टार्ट के जो 3 डेज हैं, उसमें आपका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद अब एक्स्ट्रा आप बुक रखते जाओगे, चार्ज लगे ना। ऐसा नहीं कि अगर फिक्स चार्ज है तो कोई पूरा हफ्ता भर रख ले, कोई महीना भर रख ले, तो स्कूल में तो बुक्स की कमी हो जाएगी ना फिर। अगर स्कूल में लाइब्रेरी में आप कभी हफ्ता भर रख लो, 7 डेज रख लो, 10 डेज रख लो, 20 डेज रख लो, पूरा महीना रख लो, अगर सबको रह गया वहां, बस वही फिक्स चार्ज तो लगना है, तो जितनी मर्जी रखते रहो फिर। नहीं, तो क्या करते स्कूल वाले भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं ना, कि अगर 3 दिन के अलावा, इस 3 डेज के अलावा आप बुक रखोगे तो हर एक डे पे आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। आपके पास लाइब्रेरी कार्ड है फिर भी आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। ओके, तो वही क्वेश्चन, उसी बेसिस पे क्वेश्चन है। जब स्कूल की लाइब्रेरी का अपने दिमाग में लगाओ, ध्यान में लाओ कि हम लाइब्रेरी बुक लेते हैं तो कैसे क्या क्या करते हैं। ठीक है, अपना कार्ड दिखाते हो आप अपना बुक इशू करते हो, बुक ले आते हो। जो भी फिक्स, जो हर एक स्कूल का अलग अलग होता है, 3 दिन 5 दिन सबका अलग अलग होता है। अगर 5 डेज है तो 5 डेज तक आप सोचते हो कि बुक को रिटर्न कर दे, अगर नहीं करोगे तो फिर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ जाते हैं स्कूल में। ठीक है ना, ऐसा होता है ना। होता है। तो वही चीज इसमें है। लेंडिंग लाइब्रेरी, लेंडिंग लाइब्रेरी तो जो आपको बुक दे रही है, ठीक है, रेंट पे। लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं इसमें, लेट अस सपोज, क्या सपोज कर ले, फिक्स चार्ज क्या है हमारा, फिक्स चार्ज इसमें दे तो रखा है, बस बोला एक फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज कितना है देने, वही हमें निकालना है। ठीक है, तो लेट अस सपोज फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज मान लिया कि फॉर फर्स्ट 3 डेज क्या है, मान लिया कि एक्स है। ठीक है, सपोज कर लिया फर्स्ट चार्ज, फर्स्ट फिक्स चार्ज है फर्स्ट 3 डेज के लिए एक्स है। इसके बाद सब नेक्स्ट क्या सपोज कर लें, एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, ईच डे के लिए, ईच डे लिखो चाहे पर डे लिखो, वो सपोज कर लिया कि वाई है। ठीक है, अब इसमें कैसे कैसे कह रहा है उसको हम उस बस, इसमें लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में क्या करना है, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे आपको इक्वेशंस बनाते चलना है। ठीक है, इसमें भी क्या कह रहा है, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने ₹27 पे किए एक बुक को रखा उसने 7 डेज के लिए।
तो 7 डेज के लिए रखा, तो फर्स्ट 3 डेज के लिए तो उसका एक्स रुपीज जो था वही रहेगा, फर्स्ट 3 डेज के लिए। उसके बाद कितने दिन और हो गए, 4 5 6 7, 4 डेज और एक्स्ट्रा हो गए। हर डे का वाई रुपीज है, तो 4 डेज का कितना रुपीज हो जाएगा फिर, +4 y। कितना पे किया है इसने, 27, तो ये 27 हो गया। क्लियर हो गया। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, तो फर्स्ट 3 डेज के लिए तो उसका चार्ज कितना, एक्स रुपीज फिक्स है, वो तो लगेगा फर्स्ट 3 डेज के लिए। उसके बाद 4 डेज और उसने एक्स्ट्रा रख लिया, पर डे का वाई रुपीज है, तो 4 डेज का कितना हो जाएगा, 4 × वाई, एक्स प्लस 4 × वाई इज इक्वल टू 27। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। अब दूसरी बंदी कौन आ गई करेक्टर में, सुसी। वाई सुसी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। अब इसने कितने दिन रखा, 5 डेज रखा, तो फर्स्ट 3 डेज के लिए तो एक्स ही रहेगा, फिक्स रहेगा। रखा है इसने 5 डेज, तो 3 डेज के बाद कितना था, 4 और 5, मतलब 2 डेज इसने एक्स्ट्रा रखा है, 2 डेज। 2 डेज एक्स्ट्रा रखा है, तो उसका कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, इजिकल्स टू कितने रुपीज पे किए, 21। सॉरी। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। किसी को डाउट इक्वेशंस कैसे बनाई है मैंने, क्लियर है। सपोज कर लिया फिक्स्ड चार्ज जो है वो एक्स है, ओके, और एवरी जो एक्सटर्नल एक्स्ट्रा डे, जो एक एक एक्स्ट्रा डे रखते जा रहे हैं उसके चार्ज हर डे का मान लिया कि वो वाई है। ठीक है। तो जो सरिता है उसे 27 रुपीज पे किए, किस चीज के लिए, 7 डेज उसने बुक रखी है, तो 3 डेज के लिए तो पहले एक्स रुपीज हो गया, उसके बाद 4 डेज एक्स्ट्रा हुए, तो हर 4 डे के लिए वाई 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 रुपीज कितना हो गया, 4y हो गया, एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 27 हो गया। सेकंड के लिए फिर क्या, सुशी के लिए क्या कह रहे हैं, 21 रुपीज पे किए, तो पहले फर्स्ट 3 डेज के लिए तो उसका एक्स रुपीज हो जाएगा, उसके बाद 3 डेज के बाद 2 डेज और 5 डेज रखा है ना इसने, तो 2 डेज और हो गए, तो हर एक 2 डेज के लिए वाई वाई करके 2y हो गया, ये एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 21 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब 1 - 2 कर दें, अगर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 4y - 2y विल बी 2y इज इक्वल टू 27, 21 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 2 कट करेंगे 3 हुआ, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। y की वैल्यू आ गई 3, मतलब ईच एक्स्ट्रा डे पे शी हैज टू पे 3 रुपीज। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 3। अब इसमें रख के किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन 1 में पुट कर दे, कितना आ जाएगा, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 है, x की वैल्यू निकालनी है, प्लस 4 × y इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 - 12 कितना हो जाएगा, 15, x इज इक्वल टू आ गया 15। मतलब क्या हुआ, फिक्स्ड चार्ज जो हो गया वो 15 हो गया, और पर डे का एक्स्ट्रा चार्जेस 3 रुपीज हो गया। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट इसमें, क्लियर है। क्या हुआ, फिक्स्ड चार्ज इसमें 15 रुपीज हो गया, और फर्स्ट हर एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज कितना रुपीज हो गया, 3 रुपीज हो गया। क्लियर, कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में मैसेज करो, मैं आंसर करूंगी। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर इजी, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या किया है इसमें, अगर किसी को डाउट हो, किसी ने भी ज्वाइन किया हो, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये एक लाइब्रेरी थी, उसमें क्या था, फिक्स चार्जेस लगता था फॉर फर्स्ट 3 डेज के लिए, और एक एडिशनल चार्ज लगता था फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मतलब जितने दिन एक्स्ट्रा रखते जाएंगे उसका एक एडिशनल चार्जेस लगता जाएगा। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, while Sushi paid ₹21 for a book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. सपोज कर लिया फिक्स चार्ज क्या है, फर्स्ट 3 डेज का एक्स रुपीज चार्ज कर लिया, सपोज कर लिया इसको, ठीक है, और एडिशनल चार्ज सपोज कर लिया कि वाई है, ओके। तो पहले सरिता ने कितना पे किया, पहले 27 लिया, 27 पे किया उसने, किस चीज के लिए पे किया उसने, फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, तो फॉर 3 डेज के लिए तो एक्स रुपीज ही लगेगा, 3 के बाद नेक्स्ट 4 डेज के लिए पर डे का वाई है, तो 4 × वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सिमिलरली यहाँ सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, एक्स क्या कह रहा है इसमें, सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, तो फॉर 3 डेज के लिए तो एक्स रुपीज हो गया,
उसके बाद 2 डेज एक्स्ट्रा हो गए, 3 के बाद 2 डेज बचे ना, 5 डेज रखा है तो 2 डेज और बचे, तो 2 डेज का कितना हो गया, 2 × y इज इक्वल टू 21। बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, 1 - 2 कर लिया, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली और फिर किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, आप पास x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? क्लियर हो रहा है तो मुझे एक थम्स अप दो और एक लाइक करो, फिर क्लियर हो रहा है अगर तो। हाँ, चलो ठीक है, मेन है आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, मेन मोटिव यही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A fraction become 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. What is the fraction? फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है। फ्रैक्शन क्या होता है, मतलब कुछ ऊपर लिखा हो कुछ नीचे लिखा होगा, वो फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो हमें फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल, सपोज कर लें फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन y सपोज कर लें फ्रैक्शन है। ठीक है, सपोज कर लेते, लेट अस सपोज, फ्रैक्शन इज x अपॉन y, हमने सपोज कर लिया। ओके, अब जैसे जैसे कह रहा है बस वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। 2 ऐड कर रहे हैं, मींस x प्लस 2 कर रहे हैं और y प्लस 2 कर रहे हैं। 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 9/11। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अभी एक और इक्वेशन दूसरी जो पहले बना लेते फिर सॉल्व करते हैं। दूसरा कह रहा है 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6। 3 is added मतलब क्या कर रहा है, x plus 3 और y plus 3, यहाँ से क्या बन रहा है, ये 5/6। ये क्लियर हो रहा है जो हम लोग लिख रहे हैं, जिस क्लियर हो रही है, कोई डाउट इसमें? क्या क्या, न्यूमरेटर में 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया तो 9/11 हो गया। न्यूमरेटर में 3 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया तो ये 5/6 हो गया। अब यहाँ से हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। क्या हो जाएगा ये, x plus 2 into 11 is equals to 9 into y plus 2। कितना हो जाएगा ये, 11x plus 22 is equals to 9y plus 18। इसको इधर ले आए, 11x minus 9y is equals to 22 इधर ले जाए तो 18 minus 22, कितना हो जाएगा, 11x minus 9y is equals to -4। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। क्लियर, कोई डाउट इसमें? ऐसे हम सेकेंड इक्वेशन बना लेंगे। क्या हो जाएगा ये, 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। तो यहाँ से आएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 5 को इधर ले, 18 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस 18, तो कितना हो जाएगा, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये इक्वेशन बनाने में किसी को अगर कोई डाउट हो तो मैसेज करो मुझे, अगर किसी को कोई डाउट हो तो। इक्वेशन क्लियर है ना? अब बस इन इक्वेशन को सॉल्व कर लो और आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। चलो इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 और दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। यही थी ना, -3 था ना? हाँ, 6x माइनस 5 -3 और 11x माइनस, ठीक है। ये दो इक्वेशन बन गई हैं। ये इक्वेशन आपकी 1 थी, ये इक्वेशन आपकी 2 थी। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया करो, ये इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लो फटाफट से। क्या करें, अब इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दें हम 5 से, इसे मल्टीप्लाई कर दें 9 से, 5 9 जा 45, 9 5 जा 45, माइनस कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो पहले आप लिखोगे 1 मल्टीप्लाई 5 माइनस 9 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 1 में आप ऐसे प्रॉपर लिखाओगे एग्जाम में, ठीक है ना? 1 में क्या कर रहे हो, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और सेकंड में 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो।
सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स 45 और 9 5 45, प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, ये 55x माइनस 54x इज इक्वल्स टू -20, और कितना बचेगा, प्लस 27। ओके, कितना बचेगा यहाँ पे, 55 माइनस 50 एक्स बचेगा, 27 20 मतलब 7 बचेगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 7 आ गई। अब एक्स की वैल्यू निकाल लिया तो मतलब वाई की वैल्यू निकाल लिया, अब किसी भी एक में रख दें। पुट वैल्यू ऑफ एक्स, पुट वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इन 1 में एक्स की वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा, 11x मतलब 11 इंटू 7 माइनस 9y इज इक्वल टू -4 है, ये 77 हो गया, माइनस 9y इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 9y को उधर ले जाए, 9y इसको इधर लेगा, इसको इधर लेगा, 77 प्लस 4 कितना आ जाएगा 81 हो गया। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 9। क्लियर। अब x और y की वैल्यू पता लगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फिर फ्रैक्शन क्या होगा, सो फ्रैक्शन विल बी, फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन में क्या सपोज किया था, x अपॉन y, x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 9, तो 7/9 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट इसमें, हाँ, कोई डाउट हो चैट बॉक्स में मैसेज करो, फटाफट से मैसेज करो, कोई डाउट हो तो। क्लियर हो रहा है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आज लास्ट डे कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। जो भी डाउट हो आज पूछ लो। ठीक है, इसमें क्या किया, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें फ्रैक्शन निकालना था, तो हमने क्या सपोज कर लिया, फ्रैक्शन जो है x अपॉन वाई है, ये हमने सपोज कर लिया। ओके, फिर इसमें क्या दे रहा था, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया है, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया है, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 9/11 हो गया, तो ये 9/11 हो गया। ओके, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो 11x प्लस 2 9y+2 हो गया। बस इसको खोल लिया, रीअरेंज कर दिया और एक इक्वेशन बना लिया। ऐसे दूसरा क्या कह रहा था, 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 3 ऐड किया है तो x+3 और y+3, तो क्या बन गया, ये 5/6 बन गया यहाँ से, तो 6x+3 5y+3 हो गया। ओके, इसको रीअरेंज कर दिया और इक्वेशन बना लिया। एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। अब ये दो इक्वेशन बन गई, ये दो इक्वेशन बन गई यहाँ से। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लें, इसमें का मल्टीप्लाई कर दे 5 से, मल्टीप्लाई कर दे 9 से, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली और यहाँ से फिर y की वैल्यू निकाल ली, पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से फाइनल फ्रैक्शन आ गया 7/9। कोई डाउट हो किसी को तो बताओ मुझे, चैट बॉक्स में लिख के पूछो, कोई डाउट हो तो। क्लियर हो रहा है सब, देखते हम सब दो, हाँ सब क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसको नोटबुक में अपना नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later he buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी किया था ना, बैट और बॉल की हमें कॉस्ट निकालनी थी। ठीक है, तो सपोज कर लो कि बैट की कॉस्ट क्या है, x रुपीस है, और बॉल की कॉस्ट क्या है, y रुपीस। सपोज कर लो, लेट अस सपोज, let us suppose cost of बैट का सपोज कर लिया x है, और सेकंड का सपोज कर लें, लेट अस सपोज कॉस्ट ऑफ बॉल, क्या सपोज कर लें, इसको कॉस्ट मान लें y है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7, किसको किसको क्रिकेट पसंद है, हाँ, किसको किसको क्रिकेट पसंद है, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, क्रिकेट पसंद है कि फुटबॉल पसंद है, क्या पसंद है, किसको किसको, हाँ, क्रिकेट सबको पसंद है। हम्म, चलो क्रिकेट पसंद है तो बैट बॉल सब आपको क्वेश्चन पसंद आएगा फिर ये वाला। ठीक है, ओके, क्रिकेट पसंद है, चलो गुड है, क्रिकेट पसंद है
The coach of a cricket team buys seven bats and six ball for rupees 3800. ठीक है, 7 बैट ले रहे हैं और 6 बॉल ले रहे हैं. तो हमने एक बैट का कॉस्ट क्या माना है, एक्स रुपीज. 7 बैट ले रहे हैं, 7 बैट का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 7x. ओके. एंड 6 बॉल, बॉल का कॉस्ट क्या माना है मैंने, वाई माना है. तो 6 बॉल का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 6y. ओके. उसका पे कितना किया है इसने, 3800 पे किया. तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. ठीक है. लेटर ही बाय 3 बैट्स, 3 बैट्स उसने लिए, तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3x. प्लस और क्या लिया, 5 बॉल लिया, तो 5y हो जाएगा. इज इक्वल्स टू 1750. ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, क्लियर हो गए, 2 इक्वेशन बन गई. अब इन दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो, एक्स और वाई के वैल्यू निकालो. फटाफट मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि बैट की कॉस्ट क्या आएगी और बॉल की कॉस्ट क्या आएगी. फटाफट सॉल्व करो इन 2 इक्वेशंस को. कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से और इसे मल्टीप्लाई कर दूं 7 से और फिर सब्ट्रैक्ट कर दूं, उसको आप लिखोगे 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 3 से, माइनस कर रहे हो 2 को, 2 में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, 7 से. ठीक है. तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा, 21x माइनस 21x. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से. इसके बाद क्या बचेगा, 6 3 जा 18y माइनस 7 5 जा 35y इजिकल्स टू 3800 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 11400 माइनस 7 इंटू दिस करोगे तो कितना आ जाएगा ये, 0 12250 आ गया. ठीक है. अब 18y माइनस 35y कितना हो जाएगा, माइनस 17 माइनस 17y हुआ ये. 17y इजिकल्स टू, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये वाला नंबर बिग है, ये ध्यान रखना हो. ये 12,250 है, ये 11,400 है. ओके. तो 12,250 जो है वो बिग नंबर है. बिग नंबर में से क्या आगे माइनस साइन है, ये ध्यान रखना. ये माइनस साइन यहाँ पे लगेगा 850. ठीक है, माइनस करके देखेंगे 400 600 यहाँ और 250 और 850 हो गया सिंपली ये. अभी माइनस माइनस कैंसिल आउट कर देंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, 850/17. ठीक है. अब 17 5 जा कितना होता है, 85 होता है. तो ये 5 टाइम्स चला जाएगा, ये हो जाएगा 50. यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 50. ये आ गया आपका y इज टू 50 मीन्स आपका क्या हुआ, बॉल की कॉस्ट आ गई 50 रुपीज. ठीक है. क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक. अब इसको आप किसी भी इक्वेशन पुट करके आप x की वैल्यू निकाल लो. ठीक है. तो क्या हो जाएगा यहाँ से, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 है, इसमें रख देते हैं अगर हम, कितना हो जाएगा ये, 7x प्लस 6y की वैल्यू 50 हो गई इज इक्वल टू 3800 है. तो 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 300 हो गया. कितना आ जाएगा यहाँ से, 3500 हो गया ये. 7x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज टू हो गया 500. क्लियर. तो मतलब बैट की कॉस्ट हो गई आपकी 500 और बॉल की कॉस्ट हो गई 50 रुपीज. ठीक है. तो अब इसको यहाँ पे लिख दो, प्रॉपर आंसर लिख देना. हेंस कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू 500 और कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल टू ₹50. रुपीज लिख दिया और ₹50, ₹500. ये आपका पूरा आंसर हो गया. ठीक है. कोई डाउट इसमें हो तो मुझे मैसेज करो, कोई डाउट हो तो. क्लियर. थम्स अप दो मुझे एक, मैं चैट में देख रही हूँ. थम्स अप दो मुझे एक. क्लियर है तो एक थम्स अप दो. ठीक है. क्या क्या एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसमें क्या क्या इस क्वेश्चन में.
और फटाफट नोटबुक में निकाल के अपना लिखो, नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800. लेटर ही बायस 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर ₹1750. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. हर एक बैट और बॉल की हमें कॉस्ट निकालनी है। तो क्या क्या हमने सपोज कर लिया, पहले कॉस्ट है बैट की x है, और सपोज कर लिया बॉल की कॉस्ट क्या है, y सपोज कर लिया। ओके, बैट की कॉस्ट x और बॉल की कॉस्ट y सपोज कर लिया। ओके, अब क्या कर रहा है? 7 बैट्स तो 7x हो गया, प्लस 6 बॉल का मतलब 6y हो गया। ये क्या है? 3800 है, क्वेश्चन में दे रखा है। ही बाइज 3 बैट्स, 3 बैट्स बाय कर रहा है, 3x हुआ, एंड 5 बॉल मतलब 5y हुआ, इज इक्वल्स टू 1750। तो यहाँ से दो इक्वेशंस बना ली हमने। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्या किया हमने? फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? ये 21x, और ये भी 21x हुआ। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कट गया यहाँ से। ये कितना हुआ? 6 3 18, 18y माइनस 35y इज इक्वल्स टू 3800 में 3 का मल्टीप्लाई किया 11400 आ गया, और इसमें 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। बस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली हमने। अब y आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दिया, 7x + 6y 3800 इसमें पुट कर दिया। यहाँ से फिर हमने 7x की वैल्यू निकाल ली, x इक्वल्स टू 500। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, मीन्स आपके पास बैट का जो प्राइस है वो 500 हो गया, और बॉल का जो प्राइस है वो आपका हो गया 50 रुपीज। ठीक है, कोई डाउट? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। पक्का क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? 20। On comparing the ratio of A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent. Consistent inconsistent का बताया था मैंने ना, मतलब A1 by A2, अगर A1 by A2 is not equals to B1 by B2, तब क्या होता है? वो इंटरसेक्ट करते हैं एग्जैक्टली वन पॉइंट पे। बताया था ना, ये जब एक्सप्लेन किया था, A1 by A2 is not equals to B1 by B2, तो क्या हो जाता है? वो एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी? अगर A1 by A2 is equals to B1 by B2 is not equals to C1 by C2, तो क्या होता है? वो लाइन जो होती है पैरेलल हो जाती है, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं होता है। ये कंडीशन फिर से मैं लिख के दे रही हूँ यहाँ पर। ये जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था, मैंने एक्सप्लेन किया था, मैं फिर से लिख रही हूँ। क्या है? A1, और इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इस कंडीशन के बेस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के, बहुत इजी भी होता है, फुल मार्क्स भी आते हैं। बस ये कंडीशन आपको याद रखनी है। क्या है? A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू, अगर B1 by B2 हो तो क्या होता है? लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट पे लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसलिए वन सॉल्यूशन हो जाएगा, वन सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा क्या कंडीशन पढ़ी थी हमने कि A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2, और इट इज नॉट इक्वल टू C1 by C2, ये पढ़ा था। इसमें क्या होता है? लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज नो सॉल्यूशन, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तीसरी कंडीशन क्या थी? A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2। इसमें क्या था? मतलब तीनों इक्वल हुआ तो लाइंस क्या हो जाएंगी? लाइंस ओवरलैप। ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर आ गए ऐसे, तो इसमें क्या हुआ? इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर हुआ? ये तीन कंडीशन थी जब हमने चैप्टर पढ़ा था, तो तीनों कंडीशंस पढ़ी थी। ठीक है, A1 by A2 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू B1 by B2, तो लाइंस होगी वो इंटरसेक्ट करेंगी वन पॉइंट पे। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या थी? A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2, तो लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएगी, मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, कहीं पे भी कट नहीं कर रहे हैं। ओके, थर्ड कंडीशन थी A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2, मतलब लाइंस ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर आ गई ऐसे ही है, मतलब इनके बीच कितने सोल्यूशन हो गए? इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गए। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे आ गई तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गए। ओके,
क्योंकि हर एक पॉइंट सोल्यूशन हुआ ना, ये भी सोल्यूशन हुआ, इसमें भी जितने पॉइंट्स आ रहे हैं दोनों लाइन ऐसे हो गई ना, तो जितने पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं उतने पॉइंट्स इसमें भी होंगे। तो एक लाइन में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, तो इसलिए इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, अगर लाइन ओवरलैप हो गई। फटाफट इसको कर लेते हैं हम। क्या कह रहा है फर्स्ट वाले में, निकाल लो क्या आएगा। फर्स्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 है। फटाफट निकालो क्या आ जाएगा इसमें। a1 कितना है, a1 है 3 और b1 है 2 और c1 है 5। अगर ax प्लस by प्लस c फॉर्म में लिख लोगे तो -5 लिखोगे, और ax प्लस by इज इक्वल टू c फॉर्म में लिखोगे तो +5 लिखोगे। तो जिस फॉर्म में लिखा हुआ इक्वेशन उस हिसाब से इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब b1 a2 कितना हो जाएगा इसमें, a2 कितना है 2 है, और b2 कितना है, b2 है -3 और c2 कितना है, c2 है 7। अब रेशियोज निकाल लो कितना आएगा, a1 बाई a2 कितना हो गया 3/2 और b1 बाई b2 कितना हो जाएगा, b1 बाई b2 हो जाएगा 2/-3 या -2/3 बोल दो, और c1 बाई c2 कितना हो जाएगा 5/7। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 ना, या माइनस साइन आ रहा है ना। देखो यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 2/3 है और माइनस साइन है, उल्टा भी हो रहा है और साइन भी माइनस हो रहा है, दोनों ही चीजें हो रही है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेंगे हम लोग, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। तो नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक है, तो क्या हुआ, ये कंसिस्टेंट हुआ। ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगे वन पॉइंट पे करेंगे। ठीक है, तो लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, सो ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, केवल एक ही सोल्यूशन होगा। क्लियर हुआ, फर्स्ट वाला क्लियर हुआ। बस a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल लिया और वहां से फिर हमने कंपेयर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड करते हैं। सेकंड क्या है, जस्ट अ मिनट, स्लाइड जस्ट अ मिनट, स्लाइड्स में ऐड कर दूं एक। हम्म, ठीक है, अभी हमारा क्या था, हाँ फर्स्ट वाले में हमने a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, अब सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में क्या है, a1 सेकंड वाले में a1 क्या है, a1 इज इक्वल टू क्या है, a1 है 2, a1 है 2, b1 कितना है 2 - 3 और 8 है, 2 - 3 और 8 है। ठीक है, सेकंड वाले के लिए a2 कितना है, a2 है 4 - 6 एंड 9 है, 4 - 6 और 9। ठीक है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख लिया। अब रेशियो निकाल के देख लो फटाफट। a1/a2 क्या हो जाएगा, 2/4 कितना हो गया 1/2। b1/b2 क्या हो जाएगा, -3/-6 1/2। ओके, c1/c2 क्या हो जाएगा 8/9। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है हमारा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। मीन्स क्या हुआ, लाइंस जो हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी एकदम। ठीक है, कहीं पे कट नहीं करी, मतलब क्या हुआ इसका,
कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। लाइंस विल बी पैरेलल हेंस नो सोल्यूशन, सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, इनके बीच में कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। ओके, क्लियर। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड भी फटाफट कर लेते हैं, कंप्लीट करें हम लोग इसको। फिर सेकंड हो गया ये सेकंड वाला हो गया। थर्ड कर लेते हैं, थर्ड क्या कह रहा है थर्ड में। थर्ड में A1 इंटू क्या 4/3 है A1। थर्ड कर रही हूँ थर्ड। ये क्लियर हो रहा है? कोई डाउट हो तो बताना, इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर आता है, इस टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इजी भी रहता है, आप फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 4/3 2 8, 4/3 2 8, ओके। A2 लिख लो, A2 क्या हो जाएगा 2 3 12, 2 3 12, ठीक है। अब यहाँ से फटाफट रेशियो निकालो, फटाफट मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ रेशियोज क्या आ जाएंगे, और ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी कि इंटरसेक्ट करेंगी वन पॉइंट पे, कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। फटाफट बताओ मुझे, चैट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे क्या होगा आंसर इसका। A1/A2, A1 की वैल्यू क्या है 4/3 और A2 की वैल्यू 2, तो कितना आ जाएगा ये 4/6, मतलब 2 2 4 2 3, तो 2/3 आ गया A1/A2। ऐसे ही B1/B2 निकालो, B1/B2 क्या हो जाएगा 2/3, और C1/C2 निकाल लो 8/12, 8/12 का मतलब क्या हो गया 2/3। मतलब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। अब तीनों चीज इक्वल है तो हमारा क्या हो जाएगा, तीनों चीज इक्वल है तो कौन सा हो जाएगा, ये तीनों इक्वल है तो लाइंस क्या हो जाएंगी ओवरलैप हो जाएगी, मींस क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। लाइंस विल बी ओवरलैप, लाइंस विल बी ओवरलैप hence infinite many solution, मतलब बहुत सारे सोल्यूशन हो जाएंगे इसके, क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बस हमें क्या करना है A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू निकालनी है, उनका रेशियोज निकाल लेना है, ठीक है। और तीनों चेक कर लेंगे, अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है तो क्या हो जाएगा, लाइन जो पैरेलल हो जाएंगी, और A1/A2 B1/B2 तीनों इक्वल तो लाइन ओवरलैप हो जाएगी, और तीनों इक्वल हो गया ओवरलैप मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन। शुरू के दो अगर इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगी लाइंस पहले ऐसे था फिर ऐसे हो गया, लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है, नो सोल्यूशन। फिर उसके बाद अगर A1/2 B1/2 नॉट इक्वल है तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। कोई डाउट? तो इस तरह से हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सारे क्वेश्चंस जो भी लास्ट ईयर के आए हुए थे मोस्टली क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। कोई और भी क्वेश्चंस अगर आपके पास लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस के हो तो आप लोग मेरे को शेयर करना, ओके, मैं उसको क्लास में डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। अभी तक कोई डाउट है तो बताओ मुझे, कोई डाउट किसी को? हम्म, कोई डाउट है? क्लियर है सब? समझ में आ रहा है सब? तो आज तक हम लोगों ने, आज की डेट तक हम लोगों ने 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। रियल नंबर का हो गया कंप्लीट, पॉलिनोमियल हो गया, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था मैंने, और सारे लास्ट के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले थे वो सारे क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व करवा दिए थे। अगर आप लोगों को इन तीनों चैप्टर्स में कोई भी डाउट हो तो मुझे मैसेज करना, मैं नेक्स्ट क्लास में उन क्वेश्चंस को ले लूंगी, डिस्कस कर लूंगी। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो भी इजी चैप्टर है, उसको भी 3 4 दिन देंगे, पहले हम लोग एक दिन टॉपिक क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसके, ठीक है। कोई डाउट? हाँ, हंसते हंसते सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेना, सारे मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी सारे शॉर्ट आउट कर दे रही हूँ। कुछ भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं तो प्लीज आप मुझे शेयर करिए, वो क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे क्लास में, ठीक है। ओके, सब
क्लियर हो रहा, कोई डाउट नहीं है ना? चलो फिर मिलते हैं, कल फिर मिलते हैं 8:30 पीएम पे नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक विजयी भव। बाय बाय। गुड नाइट, टेक केयर।